क्लास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी के सभी जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जहाँ पर मैं ले रही हूँ आपकी सामान्य ज्ञान के क्लास। ठीक है, आई होप आप सभी बढ़िया मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आते हैं हम हमारे आज के प्रश्न पर। कल हमने 15 प्रश्न पढ़े थे, उसी के आगे हमें कंटिन्यू करने हैं। ठीक है, कल जो 15 क्वेश्चंस पढ़े थे उसी के आगे हमें क्वेश्चंस कंटिन्यू करने हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो 16वां प्रश्न है कि पूर्व परीक्षण, जिसे पूर्व विचारण भी कहा जाता है, इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। जो पूर्व परीक्षण है या पूर्व विचारण, इस सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। जूरी चयन करने के लिए, परीक्षण या विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए, अंतिम फैसला सुनाने के लिए, मामले को खारिज करने के लिए, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। फटाफट से बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। इसका मेन लक्ष्य क्या होता है, बताओ। मेन पर्पस जो है वो है क्या, मुख्य लक्ष्य क्या है। तो पूर्व परीक्षण या पूर्व विचारण सम्मेलन जो होता है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है जूरी चयन करने के लिए नहीं, अंतिम फैसला सुनाने के लिए नहीं, मामले को खारिज करने के लिए नहीं। इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, कि कैसे इसको हम निपटा सकते हैं, उसके क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं, उस पर चर्चा करने के लिए इसका आपका कहेंगे इसका मुख्य काम होता है, इसका मुख्य लक्ष्य होता है। नेक्स्ट देखिए, सोशल मीडिया, जिसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है। मतलब आप बताओ कौन सा ऐसा कार्य है। क्रिप्टोजैकिंग, पहचान की चोरी करना, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी या साइबर धमकी। कौन सा ऑप्शन आपका चारों ऑप्शंस में करेक्ट है, जो यहां पर सटीक बैठेगा रिक्त स्थान में, बताइए। क्रिप्टोजैकिंग किसे कहते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग को कहा जाता है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग को कहा जाता है क्रिप्टो जैकिंग, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्रिप्टो जो आपको जैकिंग है ये क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी माइनिंग है। क्रिप्टो करेंसी यहां पर लिख लीजिए, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को कहा जाता है क्या, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को कहा जाता है क्रिप्टो जैकिंग। पहचान नहीं, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी नहीं, इसका करेक्ट आंसर है इसे साइबर धमकी कहा जाता है। कि साइबर धमकी क्या है, साइबर धमकी सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन जो होते हैं या उन तरीकों के उपयोग के माध्यम से, जो सोशल मीडिया जैसे हो गया या कोई भी आपका ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहां पर आप क्या कर रहे हो, जहां पर आप ऑनलाइन, ठीक है, डराने धमकाने या उसको पीड़ित कर रहे हो या बदनाम करने की किसी अन्य प्रकार का मानसिक पतन कर रहे हो किसी सामने वाले व्यक्ति का, तो उसको साइबर धमकी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको साइबर धमकी कहा जाता है। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का आकार देने या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा यहां पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्या भूमिका होगी ये बताइए। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है। अगर हम वर्तमान में देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। आप देखो कि एआई ने कितने मतलब कितने लोगों की जॉब खा जा रहा है, और आगे चल के और भी एआई का जो डेवलपमेंट है वो और ज्यादा होगा, जिससे बहुत से लोगों की जो नौकरियां हैं उन पर खतरा मंडराने लगेगा। क्योंकि जो काम 10 लोग मिलकर करेंगे 10 घंटे में वो एआई कर देगा 2-3 घंटे में अकेले ही। तो क्या कहा जाएगा, एआई की भूमिका अभी प्रेजेंट में बताओ क्या है, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में बताना है। या कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच अंतर को बढ़ाता है, ये काम कर रहा है। यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। यह वैश्विक आर्थिक मंदी को नियंत्रित करता है। यह सभी मानव नौकरियों को प्रतिस्थापित करता है। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर हम एआई के बारे में देखें तो यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। एआई क्या करता है, एआई नवाचार, उत्पादकता को और आर्थिक विकास को प्रेरित करेगा। एआई वैसे है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, एआई की बात करें तो एआई है क्या, तो ये मानव समान बुद्धिमत्ता रखता है। मानव के समान बुद्धिमत्ता है इसमें, मानव समान बुद्धिमत्ता। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो ये भाषा अनुवाद करता है, भाषा अनुवाद।
ठीक है, भाषा अनुवाद, चैटबॉट, इसके अलावा स्वायत्त, चैटबॉट स्वायत्त करता है, इसके अलावा सर्च इंजन। ठीक है, बताइए सर्च इंजन। अच्छा, भारत में कौन सा आपका वो है, तो भारत जीपीटी। ठीक है, भारत जीपीटी, करेक्ट। पहला चैटबॉट अगर हम बात करें तो आपका यही है, भारत जीपीटी। नेक्स्ट देखो, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कौन सा था? वैसे तो दक्षिण अफ्रीका में ऑलरेडी उन्होंने सत्याग्रह पहले ही चलाए थे, लेकिन जब 1915 में भारत वापस आ गए थे पूर्ण रूप से, ठीक है, महात्मा गांधी जब पूर्ण रूप से 1915 में वापस आ गए थे 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। अब ये बताओ कि भारत में पहला सत्याग्रह का सफल उदाहरण कौन सा है? खेड़ा, बारदोली, अहमदाबाद या चंपारण? यहां पर बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिलहाल तो ये चारों जगह यहाँ पर सत्याग्रह जो है वो हुए हैं, चारों जगह पर सत्याग्रह हुए हैं। अगर हम बात करें चंपारण में, तो चंपारण में 1917 में हुआ है। चंपारण में कब हुआ है? चंपारण में 1917 में हुआ है। अहमदाबाद में बात करें तो 1918 में हुआ है। खेड़ा में बात करें तो खेड़ा में भी 1918 में हुआ है। बारदोली में बात करें तो 1928 ईस्वी में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह जो है वो 1928 ईस्वी में हुआ था। यहीं पर बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार पटेल को किसकी उपाधि दी गई थी? सरदार की उपाधि दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में ही दी गई थी। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह यहां पर लिखो, बारदोली की महिलाओं के द्वारा। अगर महिलाएं नहीं दिया होगा तब गांधी जी मारना है। ठीक है, अगर महिलाएं मेंशन नहीं कराए तब गांधी जी मारना है। बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ठीक है, अब यहाँ पर बारदोली सत्याग्रह की जब बात कर रहे हो तो ये बारदोली सत्याग्रह में तो पता चल गया नेतृत्वकर्ता कौन था इस सत्याग्रह के, नेतृत्वकर्ता कौन था इस सत्याग्रह का? नेतृत्व किसने किया था बताओ? वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन थे? वल्लभ भाई पटेल नेतृत्वकर्ता थे, ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण, और यहाँ पर हुआ क्या था जल्दी से बताओ। जो वल्लभ भाई पटेल ने ये सत्याग्रह किया था, इसमें क्या हुआ था? 22% जो लगान वृद्धि की गई थी। ठीक है, 22% यहां पर लिख लीजिए, बारदोली सत्याग्रह में क्या होता है, 22% लगान वृद्धि को, लगान वृद्धि को क्या किया जाता है? गलत ठहराकर कितनी कर दी जाती है? गलत ठहराकर 6.03% कर दी जाती है। ठीक है, 6.03% लगान वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो किसान लोग थे उन्होंने किया था, क्योंकि उन पर जो कर है, लगान है, वो बहुत ज्यादा कर दिया गया था। लगान की कीमतें कर दी गई थी कि जो भी होगा उसका 22% जो है वो आपको लगान के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, लगान वृद्धि कर दी गई थी, तो अब उसको कम करके कितना कर दिया गया था? जब यह सत्याग्रह हो गया तो 6.03% लगान वृद्धि कर दी गई थी। तो ये तो बारदोली सत्याग्रह की बात हो गई, और डेफिनेटली ये गांधी जी के दौरान गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को भेजा था, तो ये तो गांधी जी का सफल सत्याग्रह, इसको नहीं मान सकते। ठीक है, अब हम यहां पर बात करें खेड़ा सत्याग्रह की, तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह आपका होता है 1918 में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है बताओ? गुजरात के खेड़ा में होता है। यहां पर क्या होता है, इसे प्रथम
असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। खेड़ा आंदोलन को क्या कहा जाता है, पहला पॉइंट जो है वो यहां पर मेंशन कर लो, इसे यहां पर लिखो, इसे प्रथम असहयोग आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, इसे प्रथम असहयोग आंदोलन कहा जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया। इसमें क्या होता है बताओ, कर वसूली के विरुद्ध ये एक सत्याग्रह था। कर वसूली के विरुद्ध विरुद्ध एक सत्याग्रह था। ठीक है, जो कर वसूला जा रहा था उसके विरुद्ध ये एक सत्याग्रह था, जो गुजरात के खेड़ा में हुआ था। कहां पर हुआ था, जो गुजरात के खेड़ा में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब 1918 में आपका कौन सा होता है, अहमदाबाद मिल, इसको कहा जाता है अहमदाबाद मिल आंदोलन भी कहा जाता है इसको, और ये 1918 में हुआ था। ये मिल में, जो अहमदाबाद मिल थी उसमें मजदूर लोग जो काम कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने किया था। जो मिल में काम कर रहे वर्कर्स थे, मजदूर थे, उनके द्वारा ये आंदोलन किया गया था, जिसका सपोर्ट किसने किया था, जिसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया था, कपड़ा मिल श्रमिकों के द्वारा, कपड़ा मिल श्रमिकों के द्वारा अहमदाबाद आंदोलन किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता, इसमें प्लेग बोनस, प्लेग होने पर उनको, श्रमिकों को बोनस मिलेगा और वेतन वृद्धि भी होगी, और वेतन में वृद्धि भी की गई, वेतन में वृद्धि भी की गई। ठीक है, और कितनी की गई, तो 35% मजदूरी वृद्धि हुई, 35% मजदूरी की वृद्धि हुई। मतलब जो उनकी आय थी, तो अगर प्लेग हो रहा है तो उनको बोनस के तौर पर दिया जाएगा, और 35% उनकी मजदूरी में वृद्धि भी होती है। ये किस आंदोलन की बात की जा रही है, ये अहमदाबाद आंदोलन की बात की जा रही है। अब आता है मेन आंदोलन, यहाँ पर कौन सा, तो याद रखना ये आता है डी वाला ऑप्शन, जिसे हम चंपारण आंदोलन कहते हैं। ये भारत में गांधी जी के नेतृत्व में पहला सफल उदाहरण था। ठीक है, पहला सफल उदाहरण था। कहां पर होता है, चंपारण में होता है, 1917 में, चंपारण बिहार में। ठीक है, चंपारण बिहार में होता है। इस आंदोलन के लिए कौन गांधी जी को बुलाता है, तो याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ला। यहां पर जो तिनकठिया प्रथा चल रही होती है, जो तिनकठिया प्रथा चल रही होती है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। तिनकठिया प्रथा में होता क्या है, तो तिनकठिया प्रथा यहां पर याद रखेगा, तिनकठिया प्रथा किससे संबंधित है, तिनकठिया प्रथा, तो चंपारण सत्याग्रह से। इसमें क्या होता है, 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, खेती अनिवार्य था। ठीक है, ये था तिनकठिया प्रथा की 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए, जो किसान लोग थे बिहार चंपारण के, इनको मजबूर किया जाता था कि तुम नील की खेती करो, तुम नील की खेती करो, जो कि खेती करना बहुत ही टिपिकल था, लोगों को बहुत हानि होती थी, बहुत हानि होती थी। और यहाँ पर ये उनको मस्ट कर दिया गया था कि तुम्हें करना ही करना है। तिनकठिया प्रथा को फिर समाप्त किया गया था चंपारण बिहार 1917, राजकुमार शुक्ला। ये कुछ चीजें जो है वो आपको मेंशन करना है और याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था। अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो गांधी जी के द्वारा किसके जवाब में शुरू किया गया था, क्रिप्स मिशन के, रॉलेट एक्ट के, जलियांवाला बाग नरसंहार के, या साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आता है, बताइए, साइमन कमीशन भारत कब आता है, ये बताइए। तो साइमन कमीशन का गठन तो 1927 में होता है। साइमन कमीशन, इसमें दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि गठन साइमन कमीशन का हुआ था 1927 में, भारत कब आया, भारत कब आया साइमन कमीशन, तो 3 फरवरी 1928 में आया था। 3 फरवरी 1928 में आता है साइमन कमीशन। ठीक है, 3 फरवरी 1928 में आता है कौन, साइमन कमीशन भारत। अच्छा, एक नेता थे, उनका देहांत हो जाता है साइमन कमीशन का विरोध के टाइम ही, लाठी चार्ज के टाइम। बताओ कौन है, जल्दी से बताएंगे कौन सा यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा, फटाफट से आंसर करें।
जल्दी से बताएं। साइमन कमीशन के विरोध के टाइम किस नेता की मृत्यु हो जाती है? लाठी लगने की वजह से, ये भी बताई दे रही है। लाठी लगने की वजह से, क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है पूरे भारत में। जल्दी से बताएं फटाफट से। बेटा तुम लाला लाजपत राय का नाम सुना है? जिन्हें क्या कहा जाता है, जिनको एक उपाधि दी जाती है, किसी को पता हो तो जरूर बताएं, किसी को पता हो तो जरूर बताएं। बेटा पंजाब केसरी जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो लाला लाजपत राय मृत्यु भी होती है इसी में, ठीक है। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब होती है? साइमन कमीशन के दौरान। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी, पंजाब केसरी कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर मुझे ये बताओ, तो ये साइमन कमीशन के दौरान तो हुआ नहीं। जलियांवाला बाग नरसंहार की अगर हम बात करें, ये कब हुआ था बताइए? 13 अप्रैल 1919 में होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 में होता है। ये क्यों होता है? रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या किया जाता है? रॉलेट एक्ट के विरोध में ये जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की जाती है, क्योंकि रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे जो नेतागण थे उस टाइम के, उनको सैफुद्दीन किचलू, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से एक सभा आयोजित की जाती है जलियांवाला बाग में। और यहाँ पर जो उस टाइम का क्या होता है, जो उस टाइम का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल होता है, ठीक है, जनरल ओ डायर, वो क्या करता है, वो निहत्थे लोगों पर गोली चलवा देता है, जिसमें लगभग 400 से ज्यादा लोग मार दिए जाते हैं। तो ये जलियांवाला बाग नरसंहार आपको बताया गया होगा, पहले भी आपने पढ़ रखा होगा। 13 अप्रैल 1919 में ये रॉलेट एक्ट के विरोध में होता है। किसके? यहां पर लिख लो, रॉलेट एक्ट के विरोध में भीड़ जमा होती है और निहत्थे लोगों पर जनरल ओ डायर के द्वारा भीड़ पर क्या किया जाता है? गोली चला दी जाती है, गोली चला दी जाती है, ठीक है। जिसमें कई लोग मारे जाते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं, ये ध्यान रखना। जलियांवाला बाग नरसंहार में कौन से दो नेता ऐसे थे जिनको गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी वजह से ये आयोजित की गई थी सभा? रॉलेट एक्ट कब होता है? तो रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये भी 1919 में ही होता है। रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करें तो ये भी 1919 में होता है। इसको काला कानून कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। क्यों इसको काला कानून कहा जाता है? क्योंकि एक ऐसा कानून था जो पूरा ब्रिटिशर्स के हक में था, ठीक है, जो पूरा ब्रिटिशर्स के हक में था, जहां पर सब कुछ क्या है, बिना दलील के, बिना वकील के आपको कुछ भी नहीं पता होगा और आपको उठा लिया जाएगा, ठीक है। आप उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। ये ऐसा एक्ट आया था जिसका लोगों ने फिर बहुत विरोध किया था, ठीक है। बिना अपील, यहां पर लिख लीजिए, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, ये कैसा कानून था कि ना आप अपील कर सकते हैं, ना आप वकील कर सकते हैं, ना आप दलील दे सकते हैं। ऐसा मतलब काला कानून, पूरी तरह से आपका जो मन करेगा, आपको संदेह है किसी पर, आप उठा लो, सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कानून बनाया गया था, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पता है कि जो अंग्रेजी शासक थे उनका बहुत विरोध होने लगा था भारत में, तो इसलिए उन्होंने ये कानून लाया कि जो भी नेता ज्यादा उड़ेगा उसको क्या करो, उसको उठा लो, आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्यों उठाया, सिर्फ संदेह के बिहाफ पर आप उठा सकते हो किसी को भी। तो इसे काला कानून कहा गया था, जिसका विरोध कर रहे थे लोग, और जिसमें क्या होता है, जिसका विरोध कर रहे थे लोग, और जिसमें डॉक्टर सत्यपाल, ये याद रखना, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को
सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में क्या होता है, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठा होती है, एक सभा आयोजित होती है जिस पर जनरल ओडायर क्या करता है, हर तरफ के गेट बंद करवा के गोली चलवा देता है, जिसमें बहुत सारे मासूम बच्चों और बहुत सारे मासूम औरतों और व्यक्तियों की हत्या हो जाती है। फिलहाल भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये किसके जवाब में, ये क्रिप्स मिशन की जवाब में शुरू हुआ था। ये कब शुरू हुआ था, ये क्रिप्स मिशन के विरोध में समझ लो या जवाब में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो यहां पर ध्यान रखना 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इसमें महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का, डू और डाई। ठीक है, करो या मरो का, करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा यह नारा दिया गया था कि करो या मरो। ठीक है, यहां पर होता क्या है, यहां पर होता यह है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब क्रिप्स मिशन आता है तो क्रिप्स क्या कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इंडिया से सपोर्ट मांगते हैं और इंडिया से सपोर्ट मांगते हैं और बाद में बोलते हैं कि हम तुम्हें क्या है, डोमिनियन स्टेट बना देंगे, डोमिनियन स्टेट बना देंगे। लेकिन बाद में क्रिप्स क्या होता है, बाद में क्रिप्स मुकर जाते हैं, जिसके विरोध में गांधी जी ये भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लेके आते हैं। ठीक है, बाद में क्या करते हैं, बाद में वो इस बात को अस्वीकार कर देते हैं, जिसके विरोध में गांधी जी ये नारा लेके आते हैं, भाई करो या मरो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है, कौन सा आर्टिकल ऐसे है। फिलहाल ये चारों आर्टिकल किसमें आते हैं, चारों आर्टिकल भाग 1 में आते हैं, भाग 1 में आते हैं, जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें कहा गया है भारतीय संघ, ठीक है, राज्य क्षेत्र की बात की गई, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है, ये भी पूछा जा सकता है, तब आप क्या बताएंगे। संविधान का जो भाग 1 है, आपको पता है 25 भाग हैं, तो संविधान के भाग 1 में किसकी बात की गई है, ये बताओ। तो ध्यान रखना, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है भाग 1 में, जिसमें आर्टिकल किसने आते हैं, आर्टिकल की बात की जाए तो 1 से 4 तक आर्टिकल इसी के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 1 में किसकी बात की गई है अगर आपसे पूछा जाए, तो देश के नाम, यहां पर लिख लीजिएगा, देश के नाम और देश के नाम और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। ठीक है, इसमें बात की गई है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत बेसिकली मोटे तौर पर भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, ऐसा बोला गया है आपका। ठीक है, यहां पर क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या होता है कि कानून बनाकर नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हो भारत में, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कानून बनाना पड़ेगा। तो ये किस आर्टिकल में बोला गया है, ये आर्टिकल 2 में बोला गया है। ठीक है, कानून बनाकर नए राज्यों का प्रवेश या क्या कर सकते हो, या पुनर्गठन कर सकते हो। ठीक है, या नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, या यहां पर लिख लीजिए, या की स्थापना करना। मतलब क्या है, आप भारत के बाहर, जैसे ये हमारा भारत है, हमने कहा ए हो भारत को तो क्या ही बना दिया। ठीक है, एडजस्ट कर लेना यार, अब आप इतना एडजस्ट कर लेना।
ठीक है, ये भारत है। अब यहां पर आप एक चीज समझ लो, भारत के बाहर का, जैसे हमने यहाँ पर गोवा ले लिया, हमने यहाँ पर आपका दूसरा राज्य ले लिया, हमने बाहर भारत की सीमा के बाहर के किसी राज्य को, बाहर के किसी क्षेत्र को हमने क्या करा, भारत का ये क्षेत्र है, हमने क्या करा, हमने इस क्षेत्र को भी भारत में मिला लिया कानून बनाकर। तो ये क्या हो गया, ये आर्टिकल 2 है। ये क्या है, आर्टिकल 2 है कि हमने भारत के बाहर किसी क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया कानून बनाकर, तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर हमने भारत के अंदर ही, जैसे हमने, आपको पता है उत्तर प्रदेश से 13 जिले काटकर हमने उत्तराखंड बना दिया, हमने किसी जिले के नाम परिवर्तन, हमने किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर दिया। ठीक है, हमने किसी राज्य की सीमा घटा बढ़ा दी, कुछ राज्य उसमें ऐड, कुछ जिले उस राज्य में ऐड कर दिए, कुछ जिले आपको पता है बिहार को काट के बनाए छत्तीसगढ़। ठीक है, आपका जैसे मध्य प्रदेश को हमने काट दिया आधा। तो ये क्या है, ये आर्टिकल 3 में है। भारत के अंदर जब हम किसी क्षेत्र को कम ज्यादा कर रहे हैं, सीमा में परिवर्तन कर रहे हैं, उसका नाम बदल रहे हैं, तो वो आर्टिकल 3 है। और भारत के बाहर जब हम किसी क्षेत्र को अपने यहां ला रहे हैं, तो वो कानून बनाकर करेंगे और आर्टिकल 2 के अंतर्गत आएगा। वो किसके अंतर्गत आएगा, वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आएगा। अनुच्छेद 2 में हमने ये जो बात की है हमने लिख दी। अनुच्छेद 3 में क्या बात की है कि भारत के भीतर, ठीक है, भारत के भीतर, ये क्या है, भारत के भीतर, ये याद रखिएगा, भारत के भीतर हम ये काम करेंगे और ये भारत के बाहर की सीमाओं। ठीक है, यहां पर ये दो चीजें याद रखोगे तो आपको ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, अब जो आपका आर्टिकल 4 है ये क्या बताता है, ये ध्यान रखना। यह निर्धारित करता है, यह निर्धारित करता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, ठीक है, आर्टिकल 2 और जो आर्टिकल 3 है, इसके तहत बनाए गए कानूनों को आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो आपका ये भाग 1 कंप्लीट हो गया। भाग 1 आपका कंप्लीट हुआ कि भाग 1 संघ और राज्य का क्षेत्र है, इसमें 4 आर्टिकल्स हैं। एक में क्या बताया जाता है कि भारत क्या है, भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, मतलब भारत राज्यों का संघ है, ये बताया जाता है। आर्टिकल 2 में बताया जाता है कि कानून बनाकर हम भारत के बाहर, भारत की सीमा के बाहर के क्षेत्रों को अपने भारत में मिला सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 3 में बताया जाता है कि भारत के अंदर, भारत की सीमा के अंदर राज्यों को हम घटा बढ़ा सकते हैं, उनका नाम बदल सकते हैं, उनको पुनर्गठित कर सकते हैं। तो यह आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 4 बताता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो हम क्या कर रहे हैं, जो हम बदलाव कर रहे हैं, जो हम कानून बना रहे हैं, वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत, संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे, ये बोला गया है आर्टिकल 4 में। नेक्स्ट देखो, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से कब तक काट ली जाती हैं। 3 फसलें हैं रबी, ठीक है, आपका खरीफ हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे जायद की। ठीक है, यहां पर देख लो, ये हो गया जायद, रबी, खरीफ और जायद। अगर हम रबी की फसल की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर बोया जाता है। इनको बोया कब जाता है तो लिख रखा है अक्टूबर से नवंबर, या आप दिसंबर कह सकते हो, एग्जैक्ट इसका यही होता है। फिर अप्रैल से लेकर मई तक, अप्रैल से लेकर मई तक क्या कर सकते हो, वैसे इसका होता है, मैं बताऊं, मार्च से लेकर मई तक आप क्या कर सकते हो, इसको काटते हो। ठीक है, इसके बाद हम खरीफ की फसल की बात करते हैं। और रबी की फसल के अंतर्गत कौन से आते हैं, जैसे आपका गेहूं हो गया, ठीक है, मटर हो गया, सरसों हो गया, ठीक है, रबी के अंतर्गत ही आएंगे। चना हो गया, ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, रबी की फसल के अंतर्गत आ रहे हैं। वहीं अगर हम खरीफ की फसल की बात करते हैं, ये जून जुलाई में क्या की जाती है, खरीफ की फसल की बात करें जून जुलाई में बोई जाएगी। काटी कब जाएगी, सितंबर अक्टूबर में, सितंबर से अक्टूबर तक इसको काट लिया जाता है। वहीं जायद की फसल की बात करें तो जायद की फसल कब होती है, ये अप्रैल से जून के बीच हो जाती है।
अप्रैल से जून के बीच जायद की फसल हो जाएगी। ठीक है, जिसमें ककड़ी, खीरा, तरबूज ये आते हैं। ठीक है, जायद की फसल में कौन आएगा? ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ठीक है, आपका करेला हो गया, मूंग हो गया, लौकी हो गया, ये सब इसमें जायद की फसल में आएगा। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गई। ठीक है, ये आता है। खरीफ की फसल में हम बात करें तो आपको पता है धान की खेती, ठीक है, आपका मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया और मूंगफली। ये क्या है? ये खरीफ की फसल है। ये क्या है? ये खरीफ की फसल है। ठीक है, रबी, खरीफ और जायद तीन मुख्य फसलें होती हैं। रबी, खरीफ और आपका जायद तीन मुख्य फसलें होती हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, उपयोग के आधार पर कितनी होती हैं? उपयोग के आधार पर तीन होती हैं। खाद्य फसलें, खाद्य फसलों के अंतर्गत आ जाता है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये क्या है? ये खाद्य फसलें हैं क्योंकि खाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा हो जाता है आपका नकदी फसलें, जिनको बेचकर हमें तुरंत पैसा मिल जाता है। जैसे गन्ना हो गया, गन्ना क्या है? नकदी फसल है। कपास क्या है? नकदी फसल है। ठीक है, एक होता है बागवानी फसल। बागवानी में क्या आ जाता है? बागवानी में जो फल और सब्जियां हैं, जो फल और सब्जियां हैं, ये बागवानी में आता है। एक होता है वृक्षारोपण फसल। वृक्षारोपण फसल, वृक्षारोपण के अंतर्गत क्या आता है? जैसे कॉफी और चाय की जो खेती है वो वृक्षारोपण के अंतर्गत आती है। तो ये आपके कुछ आपका जूट हो गया, ठीक है, नारियल हो गया, ये वृक्षारोपण के अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट देखो, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का उद्देश्य, मेन पर्पस क्या है? यहां पर आपसे ये पूछा गया है, जल्दी से बताएं। सीमा सुरक्षा की निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बल होता है। सीमा सुरक्षा की निगरानी करने के लिए आपका क्या होगा? बीएसएस होगा ना। वित्तीय बाजार को विनियमित करना, आतंकवाद विरोधी वित्तीय बाजार को विनियमित करने का काम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड करेगा? नहीं। आपदा राहत कार्यों को प्रबंधन करना, आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात की गई है? तो यहां पर ध्यान रखना, ये करेक्ट आंसर है सी वाला ऑप्शन। जो एनएसजी है, एनएसजी का गठन कब हुआ? एनएसजी का गठन कब हुआ ये बताओ। तो 16 अक्टूबर 1984 में इसका गठन होता है। कब होता है? 16 अक्टूबर 1984 को ये गठित होती है, ये डेट मत भूलिएगा। ठीक है, किसके अधीन है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक है, एनएसजी जो है वो किसके अधीन है? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। इसका ध्येय वाक्य क्या है? इसका ध्येय वाक्य क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है, इसका ध्येय वाक्य है, यहां पर लिख लीजिए, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ये इसका ध्येय वाक्य है। किसका? एनएसजी का ध्येय वाक्य है। ये क्या काम करता है? इसके निदेशक कौन है? एनएसजी के ये निदेशक कौन है बताइए जरा। निदेशक का नाम क्या है? तो याद रखना, बी श्रीनिवास। बी श्रीनिवास एनएसजी के निदेशक है। ठीक है, ये क्या करता है? विमान अपहरण हो जाते हैं, बंधक और आतंकवाद और इन सभी के खिलाफ विशेष सुरक्षा प्रदान करना, ये एनएसजी का काम होता है। ये एनएसजी का काम होता है। कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है? एसिड रेन जिसे हम कहते हैं। कौन सा पदार्थ ऐसा है जो एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होता है? बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको पता है क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड? ठीक है, क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड? अम्लीय वर्षा जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्या? एसिड रेन कहा जाता है। एसिड रेन के लिए कौन जिम्मेदार है? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। ठीक है, एसिड रेन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो याद रखना, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या होता है जब बारिश होती है
ठीक है, बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है जब गिरता है और वहाँ की जो हवा वगैरह होती है उनमें जो सल्फर और नाइट्रोजन के तत्व होते हैं वो हवा से मिल जाते हैं और क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देते हैं, जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो अम्लीय वर्षा के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। वैसे देखा जाए तो सामान्य वर्षा का पीएच कितना होता है, तो सामान्य वर्षा का पीएच, सामान्य वर्षा का पीएच कितना होता है, याद रखेंगे, सामान्य वर्षा का पीएच होता है 5.6। ठीक है, सामान्य वर्षा का अगर हम पीएच की बात करें तो होता है 5.6। एसिड रेन का कितना होता है, अम्लीय वर्षा का कितना होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच हो जाता है 4.2 से लेकर 4.4, जो काफी अम्लीय हो जाता है, जो क्या हो जाता है, काफी अम्लीय हो जाता है। ये क्यों होता है, तो वाहनों से जो गैस निकलती है, बिजली संयंत्रों से जो गैस निकलती है, ठीक है, वाहनों से जो गैस निकलती है, बिजली संयंत्रों से जो गैस निकलती है, जीवाश्म ईंधनों से जो गैस निकलती है, ठीक है, उन सभी के बढ़ने से ये जब वर्षा होती है और वो गैसें जब पानी से मिलती हैं तब क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा करती क्या है, अम्लीय वर्षा जो है वो सफेद पत्थरों को काला कर देती है, पीला कर देती है, ठीक है, और ये आपकी खेती के लिए भी बहुत हानिकारक होती है, मिट्टी को खराब कर देती है, मिट्टी की फर्टिलिटी छीन लेती है। तो ये क्या है, ये अम्लीय वर्षा के बारे में बात की गई है, ध्यान रखिएगा। कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, मतलब कौन सा देश ऐसा है जो सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा उत्पादित करता है, उत्पादक बताना है, कौन सा देश सबसे बड़ा उत्पादक है पवन ऊर्जा का, जल्दी से बताएं। पवन ऊर्जा के उत्पादन की बात करें तो नंबर 1 पर आता है चीन। कौन आता है, नंबर 1 पर आता है चीन। दूसरे नंबर पर कौन आता है जरा बताओ, तो दूसरे नंबर पर आता है यूएसए। यूएसए का नंबर क्या है, यूएसए का नंबर दूसरा है। जर्मनी का नंबर क्या है, जर्मनी तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है, जर्मनी तीसरे नंबर पर आता है। फिर अगर हम हमारे भारत की बात करें, भारत किस नंबर पे आता है, भारत चौथे नंबर पर आता है। इसके बाद ब्राजील आता है, ब्राजील 5वें नंबर पर आता है, ठीक है। ये क्यों किया, चीन ने ये क्यों किया है बताइए, चीन ने ये पवन ऊर्जा का सबसे ज्यादा उत्पादन करना क्यों शुरू किया है, उसका कुछ रीजन रहा होगा, बताइए कौन सा रीजन रहा है जो चीन ने ये शुरू करा है। और वैश्विक पवन ऊर्जा का लगभग 60% चीन में ही उत्पादित होता है, वैश्विक पवन ऊर्जा का 60% उत्पादन कहां पर हो रहा है, मतलब 60% उत्पादन अकेले चीन कर रहा है, बाकी 40% में पूरे देशों में से जो देश कर रहे हैं वो हैं। तो यहां पर सोचो चीन कितना ज्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है, और ये क्यों कर रहा है ये बताइए, ये क्यों कर रहा है चीन ऐसा, तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और कोयले पर निर्भरता को कम करने के लिए, ठीक है। क्या करा इन्होंने, इन्होंने कहा कि कार्बन का उत्सर्जन कम होगा इससे, तो पहली बात तो कार्बन का उत्सर्जन कम होगा, दूसरा कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो इसलिए चीन क्या कर रहा है, चीन पवन ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर रहा है कि कोयले पर उनकी निर्भरता कम हो सके और कार्बन का क्या हो सके, कार्बन का आप कहेंगे कि कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो सके, इसलिए चीन ये ज्यादा कर रहा है। अच्छा, चीन की राजधानी की बात करें, चीन की राजधानी क्या है बताओ, चीन की राजधानी अगर मैं पूछूं ये क्या है, बताइए जल्दी से, चीन की राजधानी क्या है, बताइए जल्दी से। चीन की राजधानी, अब ये नहीं पता होगा, चीन की राजधानी बीजिंग है। और इसकी करेंसी क्या है बताइए, इसकी करेंसी क्या है चीन की, रैनमिनबी, ठीक है, रैनमिनबी। और इसका एक युआन होता है, युआन मुख्य इकाई होती है, युआन ये क्या है, ये मुख्य इकाई है, मुख्य इकाई है रेनमिनबी की, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है ये बताओ। जर्मनी की राजधानी क्या है, जर्मनी की राजधानी आप सभी को पता है बर्लिन है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो है, यूरो है, आपको पता है यूरो, ये इस प्रकार लिखा जाता है, यूरो जर्मनी का है। भूटान का क्या है, भूटान की थिम्पू है, थिम्पू है भूटान की। और यहाँ पर आप बताओ यहाँ की क्या है भाई,
आप बताओ। और सबसे ऊंची राजधानियों में से एक है थिम्पू, सबसे ऊंची राजधानियों में से एक है, रेडॉक नदी पर ये बताओ यहाँ पर, जल्दी से बताओ। और भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा मैंने पूछी क्या है, बताइए। व्हाट इज द करेंसी ऑफ भूटान? भूटान किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से। भूटान की करेंसी बहुत पूछी जाती है, नुग्लूट्रम। ठीक है, ये क्या है? ये करेंसी है। अच्छा, भूटान किस रैंडॉक नदी के किनारे स्थित है? और ये देश की सबसे ऊंची राजधानियों में से एक है, भूटान की राजधानी थिम्पू। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू देश की सबसे ऊंची राजधानियों में से एक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पूछा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रैडॉक नदी, जिसे हम बोंगचू नदी के कहते हैं, बोंगचू नदी की घाटी पर ये स्थित है। ठीक है, बोंगचू नदी की घाटी पर स्थित है, जिसे रैडॉक नदी भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है और यहाँ की करेंसी क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ये चीजें बताती रहती हूँ। यहाँ से एक प्रश्न बनता ही है, एक से दो प्रश्न बनते हैं करेंसी और कैपिटल से। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जून 2024 तक पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। मैं आपसे पूछूं अभी प्रेजेंट में, तो 2025 के उपराष्ट्रपति कौन है? 2025 के उपराष्ट्रपति कौन है, बताइए। यहां पर अगर हम भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो आपको पता होगा श्री जगदीश धनखड़ थे 2024 तक। 2025 में कौन है? 2025 में कौन है, जल्दी से बताएं। 2025 में भारत के आपसे पूछा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो कौन है 2025 में या 2026 में? जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, जल्दी से। बेटा सीपी राधाकृष्णन, ये तो पता ही होना चाहिए, सीपी राधाकृष्णन। ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 15वें, ये 15वें उपराष्ट्रपति हैं, ये 15वें उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति से। डॉक्टर ये श्री धर्मेंद्र प्रधान कौन है? ये तो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, ये वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। एम वेंकैया नायडू या श्री मोहम्मद हामिद अंसारी, यहां पर बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, और ये कब से कब तक रहे? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे बेटा। ये अगर हम बात करें तो ये 2007 से 2017 तक रहे हैं श्री मोहम्मद हामिद अंसारी, और ये 12वें थे, 12वें उपराष्ट्रपति। ये 13वें उपराष्ट्रपति थे जो 2017 से कब तक रहे? 2017 से रहे हैं ये 2022 तक। ठीक है, 2022 तक। तो श्री एम वेंकैया नायडू की ये बात करी, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। अच्छा, उपराष्ट्रपति का पद कहां से आया है? उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति पद कहां से आया है? ये यूएसए से लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है। भाग कौन सा है? भाग 5 में बात की गई है उपराष्ट्रपति की। किसमें? भाग 5 में बात की गई है। आर्टिकल जो 63 है, किसकी बात करता है? उपराष्ट्रपति का वर्णन है, उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है कहां पर? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 64 में क्या बात की गई है? कि राज्य का पदेन सभापति भी यही होता है। राज्य का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्य का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 65 में उपराष्ट्रपति के कर्तव्य और भूमिका की बात की गई है, कर्तव्य और भूमिका की बात की गई है कि इसकी भूमिका क्या है उपराष्ट्रपति की, इसका कर्तव्य क्या है। 66 में उपराष्ट्रपति की योग्यताओं की बात की है, योग्यताएं बताई गई हैं आर्टिकल 66 में। 67 में इसका कार्यकाल बताया गया है। ठीक है, 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताया है। 68 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है, और 69 में इनके शपथ की बात की गई है। ठीक है, इनके शपथ की बात की गई है, ये ध्यान रखना। ठीक है,
ये ध्यान रखना। ये उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है जो 63 से 69 तक आपको याद रखने हैं। 63 से लेकर 69 तक आपको याद रखने हैं। ये उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ विशेष आर्टिकल है। ठीक है। 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या था? परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, परमाणु मुक्त क्षेत्र की स्थापना करना, परमाणु हथियारों का संयुक्त विकास करना, असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग करना। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, जल्दी से बताएं। तो आप कहेंगे इसका मुख्य उद्देश्य था असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग करना। ठीक है, हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग करना, यह इसका मुख्य लक्ष्य था। किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? किसी क्षेत्र के अंतर्गत लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं, इसको क्या कहा जाएगा? जल्दी से बताएं, इसको क्या कहा जाएगा? मृत्यु दर, जन्म दर, विकास दर या प्रवास? तो इसको प्रवास कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रवास कहा जाता है। प्रवास दो प्रकार का होता है। प्रवास दो प्रकार का होता है। एक क्या होता, प्रवास दो प्रकार का है, यहां पर लिख लीजिए। एक होता है एमिग्रेशन और एक क्या होता है? एक होता है इमिग्रेशन। ठीक है, यानी एमिग्रेशन अंदर आना, अंदर आना, किसी देश के अंदर आना। ठीक है, ये एमिग्रेशन। और ये क्या है? बाहर जाना, सॉरी, इमी अंदर। यहाँ पर प्लीज इसको थोड़ा सा करेक्ट लेना। बाहर बाहर जाना एमिग्रेशन, किसी देश के अंदर आना, ये क्या हो गया? ये एमिग्रेशन हो गया। ठीक है, और एक होता है आंतरिक प्रवासन, देश के भीतर ही इधर से उधर जाना, ये उसे कहते हैं आंतरिक प्रवासन। आंतरिक प्रवासन किसे कहते हैं? तो देश के भीतर ही इधर उधर जाने को कहा जाता है। ये देश के बाहर जाना, ये देश के अंदर आना, और देश के अंदर ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना, उसे आंतरिक प्रवासन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? आंतरिक प्रवासन कहा जाता है। मृत्यु दर बताइए, मृत्यु दर क्या है? अगर हम बात करें 1971 में मृत्यु दर सबसे ज्यादा थी। 1971 में मृत्यु दर सबसे ज्यादा थी, 16.71 की बात की जाएगी। और मृत्यु दर की अभी वर्तमान की मृत्यु दर जो है वो बहुत घट गई। वर्तमान में मृत्यु दर बहुत ज्यादा घटी है। मतलब 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या, तो 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या जो है वो कम हो गई है। मृत्यु दर जो है वो काफी घटी है। अभी वर्तमान में 6.4 से लेकर 7.3% हो चुकी है मृत्यु दर प्रेजेंट की। जन्म दर की बात करें तो जन्म दर जो है वो बढ़ी है। जन्म दर जो है वो बढ़ी है। वर्तमान में 18.4% जो है वो आपकी जन्म दर है 1000 व्यक्तियों पर जन्मने वाले व्यक्तियों को। ठीक है, विकास दर की बात करें तो विकास दर जो है वो 7 से 8% के बीच है। प्रेजेंट में हमारा जो विकास दर है वो 7 से 8% के बीच है, और यहाँ पर 7.4% है। वर्तमान में 7.4% माना गया है। वर्तमान में 7.4% है हमारे विकास दर। ठीक है, अब जन्म दर किसकी सबसे ज्यादा है और किसकी सबसे कम है? तो जन्म दर बिहार की सबसे ज्यादा है। हम बात करें यहाँ पर बिहार की जन्म दर सबसे ज्यादा और केरल की जन्म दर सबसे कम है। ठीक है, केरल की जन्म दर सबसे कम है, ये ध्यान रखिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको बताना है जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कब की गई है, फटाफट से बताओ। और किस नाम से की गई थी? तो एएमयू की स्थापना 1875 में किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने की थी। सर सैयद अहमद खान ने की थी। और इसका पहले नाम क्या था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये इसका पहले नाम था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम कब रखा जाता है? तो ये रखा जाता है आपका कब? इसका नाम रखा जाता है 9 सितंबर 1920 को। ये नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसका नाम कर दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? बताओ कौन सा है भाई जो शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाएगा, फटाफट से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, जल्दी से बताएं। यहां पर अगर हम बात करेंगे वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर या लखनऊ, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, जल्दी से बताएं। तो यहां पर अगर बात करेंगे कि हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले, तो अगर आप यहां पर बात कर रहे हैं तो वाराणसी लगाएंगे। क्यों? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, प्राचीन विश्वविद्यालय, तो यहां पर आप बात करेंगे जैसे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। दूसरा हो गया आपका बीएचयू, सबको पता है बीएचयू, जिसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। ये दोनों कहाँ है? ये हिंदी का और ये संस्कृत का तो वाराणसी में है। ये कहाँ है? वाराणसी में। भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी कहा जाता है इसको। भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी है कौन? वाराणसी। ठीक है, वाराणसी करेक्ट। प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज में बहुत कुछ है, जैसे खुसरो बाग है, चंद्रशेखर आजाद पार्क है, ठीक है, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, त्रिवेणी संगम है, तो यहां पर लिख लो भाई त्रिवेणी संगम, महाकुंभ का आयोजन होता है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद पार्क, अल्फ्रेड पार्क जिसे कहा जाता है, पार्क, ठीक है। और क्या है? खुसरो बाग भी कहां पर है? खुसरो बाग है, ठीक है। इसके अलावा लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, बहुत कुछ है इलाहाबाद में। कानपुर के बात करें तो कानपुर को और क्या कहा जाता है? इसे चमड़ा उद्योग या मैनचेस्टर ऑफ, ये लिख लीजिए। कानपुर को क्या कहा जाता है? कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, ठीक है, ये कानपुर को कहा जाता है। आईआईटी कानपुर पता ही है, आईआईटी कानपुर है। इसके अलावा यहाँ पर चमड़ा उद्योग प्रथम है। लखनऊ का नवाबों का शहर है भाई, लखनऊ क्या है? नवाबों का शहर, ठीक है। तहजीब और अदब का शहर, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, और आपका भूल भुलैया, ये कहाँ है? सब लखनऊ में ही है। यहाँ पर चिकनकारी कढ़ाई, चिकन दोनों तरह के फेमस है, खाने वाला भी और पहनने वाला है। चिकनकारी कढ़ाई ये सब कहाँ के हैं? ये लखनऊ की बात की गई है, जो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किसको नोबेल पुरस्कार मिला है अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए? जल्दी से बताएंगे किसकी बात की जा रही है। तो याद रखना अमर्त्य सेन को। किसकी बात की जा रही है? अमर्त्य सेन की बात की जा रही है। अमर्त्य सेन को कब मिला है? तो 1998 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, अमर्त्य सेन को क्या हुआ है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति, ये भी ध्यान लिख लेना। अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले एशियाई अर्थशास्त्री, ठीक है, अमर्त्य सेन की बात की जा रही है। रघुराम राजन ये गवर्नर रहे हैं आरबीआई के, ठीक है, ये आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। 23
आरबीआई गवर्नर रहे हैं, ठीक है। आरबीआई गवर्नर कौन? आपके 23वें नंबर के रघुराम राजन 23वें नंबर के गवर्नर रहे हैं 2013 से 2016 के बीच। 2013 से लेकर 2016 तक ये आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। मनमोहन सिंह, ये आपको पता होगा, 2004 से लेकर 2014 तक पीएम रहे हैं। पीएम रहे हैं, ये पता है या नहीं पता है, बताओ। 2014 तक ये पीएम रहे हैं और 13th पीएम रहे हैं। कौन से नंबर के? 13th पीएम रहे हैं, 13th पीएम, ठीक है। 13th पीएम रहे हैं मनमोहन सिंह। ये वित्त मंत्री भी रहे हैं। वित्त मंत्री कब रहे हैं पता है? वित्त मंत्री कब रहे हैं जरा बताओ। वित्त मंत्री कब रहे हैं? तो ये वित्त मंत्री भी रहे हैं 1991 से लेकर 1996 वित्त मंत्री, ठीक है। और बाकी 2024 में इनकी मृत्यु हो गई, 2024 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। चलिए, ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार और रिवाइज करें ताकि आपकी चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।